हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले के क्लासेस में हमने पढ़ा कि गैलेक्सी क्या होता है और गैलेक्सीज में क्या होते हैं, उसके बाद स्टार क्या होता है, अर्थ क्या है, ये सब। अर्थ मतलब प्लैनेट्स क्या है, प्लैनेट्स क्या होते हैं, सैटेलाइट्स क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं और मीटियोर्स क्या होते हैं। इसे हम रिकैप करेंगे। पहले गैलेक्सी मतलब हमारा जो यूनिवर्स है, ऊपर जो आसमान है, उसमें बहुत सारे का मतलब क्या, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। तो हमारा आसमान यानी कि हमारा जो ब्रह्मांड है, जिसको हम स्पेस भी कहते हैं या यूनिवर्स कहते हैं, ये इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते इसके बारे में। वहाँ पे ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों गैलेक्सीज हैं। और गैलेक्सी का मतलब क्या होता है ये भी हम देखेंगे। इन गैलेक्सीज में लाखों करोड़ों करके स्टार्स हैं, ठीक है। इन स्टार्स में हर एक इन स्टार्स में एक सन है, सूरज, जिसे हम रोज देखते हैं, जो हमें लाइट और हीट देता है। इस सन का अपना, जितने भी स्टार्स हैं, हर एक स्टार का अपना अलग सिस्टम होता है, हमें नहीं पता, हम सिर्फ सन के बारे में जानते हैं। सन का अपना सिस्टम है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का मतलब सन एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो सोलर सिस्टम में ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सब सन के चारों तरफ घूमते हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कई सालों में एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है सन का। तो कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो 365 डेज़ में करता है, कोई 88 डेज़ में करता है। तो अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं, अभी हम प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। अलग अलग प्लैनेट्स के रिवॉल्यूशन का जो पीरियड होता है वो अलग होता है। इसके बाद आते हैं सैटेलाइट्स मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते हैं। तो हमारा जो अर्थ है, हमारे अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, जो कि मून है। तो मून हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता है, जिससे इसके बाद आता है एस्ट्रॉयड। ये एस्ट्रॉयड्स जो हैं, ये इन्हें हम हिंदी में क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र मतलब बहुत छोटा, टाइनी प्लैनेट्स। ये भी सन के चारों तरफ घूमते हैं। इसके बाद आते हैं कॉमेट्स, जो कि टेल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। ऐसी चीज़ें जो, इनको हिंदी में पुच्छल तारा कहते हैं, जो जलते हुए जब आगे की तरफ बढ़ता है तो पीछे अपनी पूँछ, मतलब उसकी पूँछ की तरह उसका जो गैस और जो आग है, ये तो बर्निंग ऑब्जेक्ट है, तो आग और गैस पीछे की तरफ जाते हैं तो उससे पूँछ की तरह बनता है। लास्ट में आते हैं मेटियोर्स, जो कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो ऊपर स्पेस में, ये भी सन के चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन घूमते घूमते वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट से टकराते हैं या किसी के ऊपर, किसी प्लैनेट के ऊपर या सैटेलाइट के ऊपर गिर जाते हैं। लेकिन हमारे अर्थ के ऊपर ये नहीं गिर पाते, क्योंकि हमारे अर्थ के ऊपर, हमारे अर्थ के क्रस्ट के ऊपर जो एनवायरनमेंट है, उसके अंदर ये, वहाँ से वो, मतलब धरती के नीचे आते आते वो जल के रास्ते में ही राख हो जाते हैं, ठीक है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर वो जल जाते हैं। तो अब हम आते हैं, ये सब तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं एक एक करके, ये स्टार्स क्या होते हैं, गैलेक्सी क्या है, अर्थ क्या है, मून क्या है। तो सबसे पहले गैलेक्सी। तो गैलेक्सी के बारे में हम अभी तक जितना जान रहे हैं, इट्स अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। तो ये एक लाखों करोड़ों स्टार्स का एक बहुत बड़ा सिस्टम है, जिससे बहुत सारे स्टार्स आपस में मिले हैं। कैसे मिले हैं? ड्यू टू देयर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। हर एक स्टार की अपनी ग्रेविटी है, और उसी ग्रेविटी के कारण ये सारे स्टार्स आपस में जुड़कर एक गैलेक्सी बनाते हैं। तो उन्हीं मिलियंस और बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज के अंदर एक गैलेक्सी है मिल्की वे, जिसके अंदर, तो ये मिल्की वे जो है वो लगभग इस तरह का है। मतलब ये बहुत सारे स्टार्स हैं जो आपस में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण आपस में जुड़े हुए हैं। इन्हीं में एक हमारा स्टार है सन, जिसका अपना सोलर सिस्टम है, जिसके अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो
जितने भी गैलेक्सीज हैं हमारे, जितने भी गैलेक्सीज हैं, हर एक गैलेक्सी का अलग अलग साइज़ है, उसमें अलग अलग नंबर्स हैं स्टार्स के, जिसमें से मिल्की वे एक गैलेक्सी है जिसके बारे में हम जानते हैं, बाकी गैलेक्सीज के बारे में हमें नहीं पता। उसको हिंदी में आकाश गंगा भी कहते हैं, आकाश गंगा। चलिए इसके बाद हम आते हैं स्टार्स के पास। स्टार्स, तो स्टार्स क्या है? ये ह्यूज बॉडीज़ है, मतलब धरती से कई गुना, लाखों गुना बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं। कैसे ऑब्जेक्ट्स हैं? ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स। इनके अंदर जो होता है वो ये एक गैसेस का जलता हुआ आग का गोला है। जो गैस है वो मतलब जो सन है हमारा, ये एक जलता हुआ आग का गोला है जिसमें बहुत सारे कई तरह के इनफ्लेमेबल गैसेस हैं, ऐसे गैसेस जो जलते हैं। और इनके जलने से ही जो हमें हीट और लाइट मिलता है, जो सन का हीट और लाइट हम यूज़ करते हैं, हम देखते हैं, वो उनके जलने के कारण ही। इस सन के इस लाइट में इतना ज़्यादा हीट होता है कि अगर वो डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़े तो हमें वो जला देगा, हमारी स्किन को। इसीलिए उससे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में एक गैस होता है, हीलियम गैस, जो कि उस अल्ट्रा वायलेट रे को या कॉस्मिक रे को रोकता है, उसे फिल्टर करके तब ज़मीन पे आने देता है, जिससे हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो एट एन एवरेज 15 डिग्री बना रहता है। मतलब हमारे पूरे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री है एवरेज। मतलब कहीं 50 डिग्री है, कहीं 0 डिग्री है, कहीं माइनस में है, लेकिन अगर हम एवरेज देखें तो पूरे अर्थ का टेम्परेचर 15 डिग्री है, 15 डिग्री। और यही कारण है कि हमारे अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम जब अर्थ के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो ये हो गया स्टार्स के बारे में। अब ये जो स्टार्स होते हैं वो जब एक से ज़्यादा हो, यानी कि मेनी स्टार्स, जब एक से ज़्यादा स्टार्स एक ग्रुप में होते हैं, एक ग्रुप में, तो वो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बनाते हैं। इंटरेस्टिंग पैटर्न जो कि देखने में किसी एनिमल या किसी मैन की तरह लगता है। इसी तरह एक पैटर्न है, एक स्टार्स का पैटर्न है जिसे हम सप्तर्षि मंडल कहते हैं। तो इनको, ये जो स्टार्स हैं, जब ये अपना पैटर्न बनाते हैं तो इन्हें हम, इस पैटर्न को हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन मतलब कोई एक आकार। तो ये जो आकार देते हैं वो आकार या तो किसी ह्यूमन की तरह होता है या किसी एनिमल की तरह। इन्हीं में से एक आकार है जिसका नाम है द ग्रेट बियर, जो कि भालू की तरह देखने में लगता है। और हमारे हिंदी में इसे हम सप्तर्षि कहते हैं। सप्तर्षि मतलब 7 ऋषियों का एक समूह, यानी 7 स्टार्स। तो सातों स्टार्स आपस में ऐसे इस तरह का पैटर्न बनाते हैं कि देखने में लगता है कि 7 लोग साथ में मिल के बैठे हैं। यही अगर हम इसमें देखें तो उसे हम ग्रेट बियर कहते हैं। तो यूरोप में इसका नाम ग्रेट बियर है और हमारे इंडिया में इसका नाम है सप्तर्षि मंडल। तो ये एक एग्जाम्पल है कॉन्स्टलेशंस का। तो इसके बाद हम आते हैं, अब ये स्टार हमें इतना, ये सन हमें इतना बड़ा क्यों दिखता है, जबकि सन भी एक स्टार है। हम आकाश में देखते हैं तो सब छोटे छोटे स्टार्स होते हैं। सन हमें इतना बड़ा क्यों दिखता है, इसकी लाइट और हीट इतनी तेज़ क्यों आती है? क्योंकि ये हमारे अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार है। बाकी स्टार्स इतने ज़्यादा दूर है कि हमें सिर्फ रात में दिखते हैं, छोटे छोटे टिमटिमाते हुए। उनका भी एक्चुअल साइज सन की तरह या उससे बड़ा ही होगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा दूर है कि हमें ऐसे छोटे छोटे दिखते हैं। इसके बाद द सन लुक्स बिगर एंड ब्राइटर बिकॉज इट इज़ नियरर टू द अर्थ। ये हमारे अर्थ के पास में, इसीलिए इतना बड़ा और इतना ब्राइट हमें दिखता है। अब हम आते हैं अर्थ के ऊपर, द अर्थ। तो अर्थ, जैसा हम जानते हैं कि ये भी एक सैटेलाइट है जो कि सोलर सिस्टम के अंदर आता है। इसके अलावा और भी 7 प्लैनेट्स हैं। तो अर्थ, जो हमारा जो अर्थ है, वो सोलर सिस्टम का 3rd प्लैनेट है। इसका मतलब ये सन के से दूरी के हिसाब से 3rd प्लैनेट है। ठीक है, 3rd प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड अकॉर्डिंग टू द साइज
साइज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 5वां प्लैनेट है, 5th प्लैनेट अकॉर्डिंग टू द साइज़। तो सूरज से दूरी के अनुसार ये 3रे नंबर पे आता है और साइज़ के अनुसार देखा जाए तो ये 5वें नंबर पे आता है। और अर्थ एक यूनिक प्लैनेट कहलाता है क्योंकि इसके ऊपर लाइफ को सपोर्ट करने वाली हर एक चीज़ें हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, तो अब ये जो हमारा अर्थ है वो बाकी प्लैनेट्स की तरह ये भी सन के चारों तरफ घूमता है, जिसे रिवॉल्यूशन कहा जाता है। चारों तरफ घूमना मतलब रिवॉल्यूशन। इसके अलावा एक और मूवमेंट इसका होता है जिसे हम रोटेशन कहते हैं, जो अपने एक्सिस के ऊपर गोल गोल घूमता है। तो इस रोटेशन से दिन और रात होते हैं और रिवॉल्यूशन से एक पूरा ईयर कंप्लीट होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब ये 1 full rotation marks the completion of a planet day। तो एक पूरे रोटेशन में जब पूरा रोटेट करता है अपने अर्थ, जब अर्थ अपनी दूरी पे रोटेट करता है तो उसका एक रोटेशन, एक पूरा घुमाव जो होता है वो 24 आवर्स में होता है। और जैसा हम जानते हैं कि एक दिन जो होता है वो भी 24 आवर्स का होता है, यानी कि सन के पूरे रोटेशन से एक दिन पूरा कंप्लीट होता है। इसको हम प्लैनेट डे कहते हैं। जियोग्राफिकली अगर देखा जाए तो ये प्लैनेट डे है, लेकिन हम जानते हैं कि ये हमारे लिए एक डे है, दिन है। लेकिन इसका जो रिवॉल्यूशन होता है, जो सन के चारों तरफ घूमना होता है, वो 365 डेज एंड 6 आवर्स में कंप्लीट होता है। 365 दिन और 6 घंटे। तो 365 दिनों में एक पूरा साल कंप्लीट होता है और जो बाकी 6 घंटे हैं वो अगले साल में ऐड हो जाते हैं। ऐड होते होते 4 साल के बाद पूरे 24 आवर्स हो जाते हैं, यानी एक दिन, और वो एक दिन चौथे साल में ऐड हो जाता है। तो उस साल में फरवरी के मंथ में 29 डेज होते हैं और वो साल जो होता है वो लीप ईयर कहलाता है, जिस साल में 366 डेज होते हैं। ठीक है, तो ये 6-6 घंटा करके चौथे साल में ऐड हो जाता है, एक एक्स्ट्रा डे के रूप में। और ऐसे साल को हम लीप ईयर कहते हैं, जो कि हमेशा 4 से डिविजिबल होता है। तो अगर हमें ये फाइंड करना कि कौन सा साल लीप ईयर था या है या होगा, ये पता करने के लिए हमें उस ईयर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें पता चल जाएगा। अगर 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है, अगर नहीं है तो नहीं है। अब इसके बाद The Earth is the only planet that supports life and it is called a unique planet। तो चूँकि लाइफ सिर्फ अर्थ के ऊपर ही है, इसीलिए इसे यूनिक प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि हमारे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, यानी हवा है, हवा में ऑक्सीजन है, इसके अलावा वाटर है और बाकी लाइफ सपोर्टिंग थिंग्स जितनी भी हैं वो सब है। इसके बाद हम आते हैं इसके टेम्परेचर के ऊपर। हमारे अर्थ का टेम्परेचर ऐसा क्यों है कि न तो ज़्यादा गर्म है न ज़्यादा ठंडा है, ड्यू टू इट्स लोकेशन एंड डिस्टेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ हमारा दूरी के हिसाब से 3rd पोजीशन पे है, तो हम अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है, ये अगर कुछ 100 किलोमीटर, कुछ हज़ार या कुछ किलोमीटर अगर इधर उधर हो जाता, मान लेते हैं कि 10,000 किलोमीटर अगर अर्थ से, सन से और नज़दीक आ जाए अर्थ, तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और अगर दूर हो जाए तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। तब उसमें तो फिर ये लाइफ के लिए फेवरेबल नहीं होगा। तो कई तरह की लिविंग थिंग्स है जो कि ख़त्म हो जाएंगे, टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो तब भी, कम हो तब भी। तो बिकॉज ऑफ दिस द अर्थ इज़ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। और इट ऑल्सो हेल्प्स इन सपोर्टिंग लिविंग थिंग्स। इसी कारण हमारे अर्थ के ऊपर लिविंग थिंग्स हैं, अदरवाइज नहीं होते। और बाकी जितने प्लैनेट्स हैं उनमें से किसी के ऊपर लिविंग थिंग्स नहीं है, लाइफ नहीं है। अब हम आते हैं मून के ऊपर, जो कि हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, जो कि 3,84,000 किलोमीटर्स दूर है हमसे। हमारे अर्थ से इतनी दूरी पे हमारा सैटेलाइट मून है, जो कि हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता है। अब ये जो मून है ये भी रिवॉल्यूशन और रोटेशन दोनों करता है। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है चारों तरफ घूमना अर्थ के, और रोटेशन का मतलब अपने ही एक्सिस पे गोल गोल घूमना। तो इसके गोल गोल घूमने से दिन रात होते हैं, दिन रात नहीं, ये इसके इस मूवमेंट के कारण हम कभी
मून को हमेशा पूरा नहीं देख सकते, कभी इतना बड़ा देखेंगे, छोटा सा, इसे क्रिसेंट मून कहा जाता है। फिर उसका धीरे धीरे इसका साइज बढ़ते जाएगा। 14th डे को, 14वें दिन को हम इसे पूरा देखते हैं। तो जिस दिन न्यू मून होता है, नया मून, यानी मून का जो ये होता है वो हर महीने में, यानी 27 डेज में वो चेंज होता रहता है। मून का कंप्लीट रिवोल्यूशन जो होता है, अर्थ का रिवोल्यूशन जब ये करता है, तो वो उसमें से 27 डेज लगते हैं, 27 दिन, और हर दिन इसका शेप चेंज होते रहता है। तो 14 दिनों के बाद इसका शेप ये पूरी तरह से गायब हो जाता है, नो मून डे। मून तो रहता है लेकिन हमें दिखता नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे वो उसका शेप बढ़ते जाता है, 14वें दिन ये पूरी तरह से हमें दिखने लगता है। इनको हम कहते हैं फेजेस ऑफ द मून, मून के अलग अलग फेज, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 3rd डे से ये दिखना शुरू होता है। पहले दिन तो इसकी दिखता ही नहीं है, फर्स्ट डे में। उसके बाद 3rd डे से दिखना शुरू होता है। उसके बाद धीरे धीरे आफ्टर अ वीक ये 1/3 दिखता है, मतलब उसका जो एक्चुअल साइज है उसका 1/3। 10वें दिन में ये हाफ दिखता है, आधा, और 14th डे, 14वें दिन ये फुल दिखता है, पूरा फुल मून। उसके बाद फिर अगले दिन से ये गायब हो जाता है। तो ये साइकिल हमेशा चलते रहता है, मतलब ये जो इसका फेज वाइज ये है, इसका जो मूवमेंट है या इसका जो अपीयरेंस है वो ऐसे ही चलता रहता है। पहले छोटे से बड़ा होगा, बड़े से छोटा होगा, ठीक है ना। इसको हम इसके अलग अलग फेज कहते हैं। और ये जो मून है, इसके ऊपर ना तो वाटर है ना एयर है। इसका जो सरफेस है वो पूरी तरह से डस्ट से ढका हुआ है, धूल से ढका हुआ है, और इसकी जो ग्रेविटी है वो हमारे अर्थ से 6 गुना कम है, 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। इसीलिए जो लोग मून पे गए हैं, या अगर हम मून पे पहुंचते हैं, तो हम सीधी तरह से न तो खड़े रह पाएंगे, न तो उस पर चल पाएंगे, बिकॉज ऑफ लेस ग्रेविटी। अब ये चैप्टर इसके साथ ख़त्म होता है, और हम इसके बाद इसका सारा क्वेश्चन आंसर वगैरह डिस्कस करेंगे। आपको कुछ स्कैन किया हुआ इमेज भी दिया जाएगा, जिसको देख के आप क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ सकते हैं और अपनी कॉपी कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।